दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे रामसे ब्रदर्स के बारे में। 70 और 80 के दशक में रामसे ब्रदर्स का कुछ ऐसा खौफ था कि यह नाम डरावनी फिल्मों का एक पर्याय बन गया था। यहाँ तक कि रामसे ब्रदर्स नाम पढ़कर ही लोगों के दिलों में एक सिरहन सी दौड़ उठती थी। रामसे ब्रदर्स बैनर के बनने और इतना ऊंचा मुकाम पाने में रामसे ब्रदर्स के पिता फतेह चंद राम सिंघानिया का सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज़ादी के पहले से ही लाहौर और कराची में फतेह चंद जी का रेडियो का कारोबार था। जब देश का विभाजन हुआ तो वे अपने परिवार को साथ लेकर मुंबई आ गए और अपनी रेडियो की दुकान मुंबई में खोल ली। फतेह चंद जी के 7 बेटे थे जो पिता के इस कारोबार में हाथ बटाते बटाते रेडियो बनाने में निपुण हो गए थे। इसके अलावा उनकी एक टेलरिंग और कपड़ों की दुकान भी थी जिससे मुंबई में उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। हालांकि फतेह चंद नहीं चाहते थे कि उनके बेटे उनके इसी कारोबार तक सीमित रहें। दरअसल फतेह चंद जी को फिल्मों का बहुत शौक था और वे चाहते थे कि उनके बेटे भी इसी लाइन में काम सीखें। फिल्मों से जुड़ने के लिए सबसे पहले उन्होंने फिल्मों में फाइनेंस करने का मन बनाया और वर्ष 1954 में रिलीज हुई फिल्म शहीद आजम भगत सिंह सहित कुछ फिल्मों को फाइनेंस भी किया और फिल्म निर्माण का काम सीखकर वर्ष 1964 में बतौर निर्माता फिल्म रुस्तम सोहराब बनाकर पूरी तरह से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। हालांकि अनुभव की कमी होने से इस ऐतिहासिक फिल्म को बनने में समय लगा और पैसे भी ज्यादा लगे, इसलिए इस फिल्म से जैसा मुनाफा होना चाहिए था वो ना हो सका। फिल्म के निर्माण के दौरान फतेह चंद जी ने यह नोटिस किया कि डायरेक्टर और टेक्नीशियन अपने मन मुताबिक ही काम करते थे और बहुत परेशान भी करते थे। इससे फतेह चंद जी को तकलीफ होती थी और वे यही सोचा करते थे कि काश कोई उनका अपना साथ होता तो वे अपने हिसाब से फिल्म बना सकते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अपने बेटों को ट्रेनिंग देंगे और उनके काम सीख जाने के बाद अपने हिसाब से अपनी फिल्में बनाएंगे। फतेह चंद जी ने अपने बेटों को ट्रेन करने के लिए कश्मीर गए और 2 महीने के लिए एक हाउस बोट बुक किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वे एकाग्र होकर काम सीख सकें। वहां उन्होंने अपने बेटे को 5 C's ऑफ सिनेमेटोग्राफी नाम की एक किताब पढ़ाई और फिल्म मेकिंग की जानकारी के साथ साथ फिल्मों में संगीत के सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी। उसके बाद मुंबई वापस आकर उन्हें प्रैक्टिकली सिखाने के उद्देश्य से फतेह चंद जी ने एक फिल्म शुरू की, मगर उन्होंने महसूस किया कि डायरेक्टर हो या टेक्नीशियन सभी उनके बेटों को सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे खुद अपने बेटों के साथ मिलकर एक फिल्म बनाएंगे। फिल्म चले या ना चले, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो हो ही जाएगी। बस फिर क्या था, फतेह चंद जी ने इस प्रयोग में सिंधी भाषा की एक फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया जिसका नाम रखा नकली सान। इस फिल्म में उनके 7 बेटों ने मिलकर काम किया। कैमरामैन बने गंगू रामसे और तुलसी रामसे एवं श्याम रामसे को निर्देशन का काम सौंपा गया। लेखन का काम संभाला कुमार रामसे ने, साउंड इंजीनियर बने किरण रामसे और एडिटिंग की कमान अर्जुन रामसे ने अपने हाथों में ली। दोस्तों, राम सिंघानिया से रामसे सरनेम बनने का भी एक दिलचस्प कहानी है। बताया जाता है कि फतेह चंद राम सिंघानिया नाम बहुत लंबा होने से अंग्रेजों ने उनके सरनेम को रामसे कर दिया था, जिसे उन्होंने आगे भी अपने बेटों के लिए इस्तेमाल किया, जो उनकी पहचान के साथ साथ एक ब्रांड भी बन गया। फतेह चंद जी ने अपने बेटों को इस ट्रेनिंग के बाद फिर किसी टेक्नीशियन का सहारा नहीं लिया। उनकी यह टीम उनके हिसाब से परफेक्ट हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने एक पिता के नाते अपने सभी बेटियों की काबिलियत को पहचान कर उसी के हिसाब से उन्हें तराशा था। इस फिल्म के बाद रामसे ब्रदर ने मिलकर एक हिंदी फिल्म बनाई जिसका नाम था नन्ही मुन्नी लड़की। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल तो नहीं हुई, लेकिन इसके एक डरावने दृश्य को खूब पसंद किया गया था, जो पृथ्वीराज कपूर जी पर एक भूत का मास्क लगाकर फिल्माया गया था। इस सीन की हुई तारीफ से रामसे ब्रदर्स को यह अंदाजा हो चुका था कि अगर पूरी तरह से कोई हॉरर फिल्म बनाई जाए तो उसे दर्शक जरूर पसंद करेंगे। अपनी इसी सोच के साथ पूरे आत्मविश्वास से उन्होंने अगली फिल्म बना भी डाली और नाम रखा 2 गज जमीन के नीचे, जो पूरी तरह से हॉरर फिल्म थी। महज 40 दिनों की शूटिंग में तैयार हुई 3.5 लाख रुपए के छोटे बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और लगभग 45 लाख रुपए का कारोबार किया। इस फिल्म की बम्पर कामयाबी के बाद रामसे ब्रदर्स ने तय कर लिया था कि अब कोई और जॉनर की फिल्म नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डरावनी फिल्म बनाएंगे और इसी जॉनर को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस फिल्म के बाद रामसे ब्रदर्स ने दरवाजा, गेस्ट हाउस, पुराना मंदिर, पुरानी हवेली, बंद दरवाजा और वीराना जैसी ढेरों हॉरर फिल्में समेत 70 के दशक से शुरू हुए इस कामयाब सफर के दौरान लगभग 45 फिल्में बना डाली, जो 80 के दशक तक भी जारी रही।
रामसे ब्रदर्स की कामयाबी का आलम तो ये था कि हॉरर मतलब रामसे ब्रदर्स और रामसे ब्रदर्स मतलब हॉरर। फिल्म मेकिंग के साथ साथ रामसे अपनी फिल्मों के प्रचार में भी कुछ न कुछ अलग करते थे। बताया जाता है कि रामसे ब्रदर्स ने उस दौर में बॉम्बे के एक सिनेमा हॉल में अनोखा प्रयोग किया था। लोग फिल्म देखने के लिए जब टिकट लेकर सिनेमा हॉल में घुसते थे, तब भूत की गेटअप में कोई व्यक्ति उनका टिकट चेक किया करता था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और यह प्रयोग खूब चर्चित भी हुआ था। फिल्म 2 गज जमीन के नीचे के प्रचार के लिए उन्होंने रेडियो को चुना और आधे घंटे का स्लॉट भी बुक करवाया, जो दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच के लाने में बेहद सफल साबित हुआ। दोस्तों, रामसे ब्रदर्स की कामयाबी में सातों भाइयों की एकजुटता के साथ साथ उनके काम करने का एक अपना ही ढंग था। बताया जाता है कि रामसे ब्रदर्स अपनी फिल्मों की कहानी पर काम करने के बाद शूटिंग के लिए पूरी यूनिट और अपने पूरे परिवार के साथ एक ही बस में सवार होकर महाबलेश्वर के लिए निकल जाते थे, क्योंकि उनकी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग वहीं पे हुआ करती थी। वहां उनका एक खास होटल हुआ करता था जहां वे ठहरते थे, जो शूटिंग के दौरान सिर्फ उन्हीं के लिए बुक रहता था। उस दौरान किसी को भी उस होटल में जगह नहीं मिलती थी। एक इंटरव्यू में रामसे ब्रदर्स की तीसरी पीढ़ी के दीपक रामसे, जो कि तुलसी रामसे जी के बेटे हैं, उन्होंने बताया कि जब स्टोरी सेटिंग हुआ करती थी तब सातों भाई एक साथ बैठते थे और कहानी पर चर्चा होती थी। इसके बाद विचार किया जाता था कि किस तरह से फिल्म बनेगी और किस तरह शूटिंग होगी। श्याम रामसे जी की बेटी साशा रामसे बताती है कि उस जमाने के कलाकार उनसे आज भी मिलते हैं, तो यही कहते हैं कि रामसे बैनर्स एक परिवार की तरह था, जहां बहुत ही प्यार से काम होता था। फिल्म की यूनिट के साथ सभी चाचियों और मेरी माँ भी शूटिंग पर साथ होती थी। दीपक कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ होता है, मगर इनके लिए जुनून सबसे ऊपर था। अच्छा करने के लिए मेरे दादाजी के पास पैसे भी थे, कई कारोबार भी थे। वे पैसों के लिए नहीं, फिल्मों के प्रति अपने लगाव और जुनून की वजह से आए थे। दोस्तों, रामसे ब्रदर्स ने भारतीय दर्शकों की नब्ज बखूबी पहचाना और वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी फिल्मों का दर्शक वर्ग क्या है। रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में हॉरर के साथ साथ म्यूजिक, बैकग्राउंड, ह्यूमर और रोमांस को इतना खूबसूरती से मिश्रण किया जाता था कि दर्शक उससे पूरी तरह से बन जाते थे। दीपक रामसे ने इन फिल्मों के बोल्ड सीन को लेकर कहा कि हिंसा की वजह से हमारी फिल्मों को सेंसर से ए सर्टिफिकेट मिलता था, इसलिए उस समय तय किया गया कि अगर फिल्म में अच्छे ढंग से थोड़ा बोल्ड सीन डाले जाएं तो ये फिल्म के लिए अच्छा होगा। 3 घंटे की फिल्म को बैलेंस करके बनाना होता था, जिसमें कहानी के साथ कॉमेडी और म्यूजिक का तड़का डालना जरूरी था, क्योंकि पूरे 3 घंटे सिर्फ भूत प्रेत तो नहीं दिखा सकते, इससे दर्शकों के सिर में दर्द हो जाएगा। रामसे ब्रदर्स की फिल्मों की खास एक्ट्रेस रह चुकी कुनिका जी कहती है कि रामसे ब्रदर्स भारत के अल्फ्रेड हिचकॉक कहे जाते थे, क्योंकि वो भी फिल्म बनाते थे जिसे डिस्ट्रीब्यूटर खूब पैसे कमाते थे, और इसलिए उस दौर में डिस्ट्रीब्यूटर रामसे की फिल्म खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे, क्योंकि वे जानते थे उन्हें नुकसान नहीं होगा। मजे की बात तो यह है कि रामसे ब्रदर्स की फिल्में हर सेंटर में चला करती थी। आज भी छोटे कस्बों में बंद दरवाजा जैसी फिल्मों के पोस्टर देखने को मिल ही जाते हैं। दोस्तों, अंधेरे सिनेमा हॉल में दर्शकों को डराकर उनका मनोरंजन करने का प्रेरणा यह रामसे ब्रदर्स को हॉलीवुड से मिली थी। दीपक रामसे बताते हैं कि रामसे ब्रदर्स उस समय युवा थे और सभी भाई हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों से प्रभावित थे। वे उन फिल्मों से प्रेरित होकर भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखकर उसमें हिंदी फिल्मों के मसाले डालते थे। इसी वजह से रामसे एक ब्रांड बना, और यही वजह है कि औरों ने भी अच्छी फिल्में तो बनाई, मगर रामसे ब्रदर्स ने एक अलग छाप छोड़ी और इस जॉनर को अलग मुकाम तक पहुंचाया। 90 के दशक आते आते बॉलीवुड में भी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा और एक से बढ़कर एक स्पेशल इफेक्ट और ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, जबकि रामसे ब्रदर्स के दौर में मेकअप और बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए खौफ पैदा किया जाता था, जिसमें यकीनन अच्छे गानों के साथ साथ कॉमेडी और बोल्ड सीन का भी भरपूर योगदान हुआ करता था। दीपक रामसे कहते हैं कि उस समय तकनीक नहीं थी, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत असर हुआ करता था। फिल्म पुराना मंदिर के कंपोजर उत्तम सिंह के म्यूजिक से दर्शक भूत के आने से पहले ही डर जाया करते थे। लगभग मेकअप में 6-6 घंटे का समय लगता था और एक्टर को 9 बजे की शिफ्ट के लिए सुबह 6 बजे से ही बुलाया जाता था। मजे की बात यह है कि 12 बजे तक मेकअप होता था और 1 बजे खाना खाते थे, और तब कहीं जाकर 2 बजे से शूटिंग शुरू होती थी। दोस्तों, रामसे ब्रदर्स की फिल्में कम बजट में और बगैर किसी बड़े स्टार के बनती थी, उस पर से ए सर्टिफिकेट। फिर भी कमाल की बात तो यह थी कि वे फिल्में हिट भी होती थी और बॉक्स ऑफिस पर बड़े स्टार्स वाली बड़ी फिल्मों को टक्कर भी दिया करती थी।
फिल्म के राइट्स खरीदते वक्त डिस्ट्रीब्यूटर जब रामसे ब्रदर्स से ये कहते थे कि बिना बड़े स्टार के आप इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं, तो रामसे ब्रदर्स कहते थे कि हमारी फिल्मों का स्टार भूत ही है। आप एक रील्स देखने के बाद फैसला कीजिएगा। मजे की बात तो यह थी कि एक रील देखने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर खुद उनसे पूछते थे कि इस फिल्म के कितने पैसे लेंगे। दोस्तों, रामसे ब्रदर्स का टेलीविजन पर आने और छा जाने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। 90 के दशक में जब म्यूजिकल रोमांटिक फिल्मों का दौर आया, तब रामसे ब्रदर्स ने टेलीविजन का रुख कर लिया, क्योंकि तब दूरदर्शन के अलावा जी टीवी और स्टार प्लस जैसे चैनल अपने पांव तेजी से प्रसार रहे थे। दूरदर्शन पर मामला इसलिए नहीं जमता था क्योंकि उन फिल्मों पर ए सर्टिफिकेट का ठप्पा लगा होता था। रामसे ब्रदर्स ने सोचा क्यों ना अपनी फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स जी टीवी को बेच दिया जाए, लेकिन उनके प्रस्ताव पर जी टीवी के ऑनर सुभाष चंद्रा ने उनसे कहा, अच्छा होता कि आप लोग हमारे चैनल के लिए स्पेशल कोई डरावना शो बनाते। सुभाष चंद्रा जी का यह आइडिया रामसे ब्रदर्स को भी पसंद आया और इस तरह से जी हॉरर शो की शुरुआत हुई, जो बहुत ही सफल शो साबित हुआ। इस शो की सफलता का एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि पूरा परिवार अब एक साथ बैठकर अपने ही घरों में डर का मजा ले सकता था, वो भी बिल्कुल मुफ्त। करीब 7.5 वर्षों तक चले जी हॉरर शो के कुल 365 एपिसोड बनाए गए, जिसमें रामसे की अगली पीढ़ी भी जुड़ गई। शो के दौरान मेकिंग सीखने के बाद दीपक रामसे ने खुद भी लगभग 200 एपिसोड का निर्देशन किया। श्याम रामसे जी की बेटी साशा कहती है, जी हॉरर शो का फॉर्मेट भी फिल्म का ही फॉर्मेट था, जिसमें एक कहानी 5 एपिसोड में खत्म होती थी, यानी हर कहानी 2.5 घंटे की फिल्म थी। दोस्तों, रामसे ब्रदर्स द्वारा लिया गया यह फैसला एकदम सही समय पर लिया एक सही फैसला साबित हुआ। रामसे ब्रदर्स की सोच समय से आगे की थी, तभी तो उन्होंने अपने ब्रांड को बड़े पर्दे से निकालकर घर घर तक पहुंचा दिया। उनकी सफलता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब जी हॉरर शो आता था, तब रात के 9 बजे हर घर से इस शो के थीम म्यूजिक की आवाज गूंज उठती थी। दीपक रामसे कहते हैं कि शुक्रवार को 9 बजे रात में जी हॉरर शो का थीम म्यूजिक बजता था और बच्चे चादर और तकिए में छुप जाते थे, मगर शो देखते थे, जो रामसे ब्रांड की जीत थी। दोस्तों, रामसे ब्रदर्स के 7 भाइयों में से 5 भाई अब हमारे बीच नहीं हैं। कुमार रामसे जी और गंगू रामसे जी ही जीवित हैं, जो अपनी उम्र की वजह से अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। रामसे ब्रदर्स का जादू भले ही आज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन दोबारा वही खौफ पैदा करने के लिए अब उनकी तीसरी पीढ़ी कमर कस चुकी है। बैनर को फिर से वही मुकाम दिलाने और कुमार रामसे के बेटे गोपाल रामसे और श्याम रामसे की बेटी नम्रता रामसे राइटिंग का और तुलसी रामसे के बेटे दीपक रामसे निर्देशन का काम संभाल रहे हैं। वही श्याम रामसे की एक और बेटी है साशा रामसे, बतौर क्रिएटिव राइटर और क्रिएटिविटी डायरेक्टर देख रही हैं। दीपक रामसे के निर्देशन में वो कौन थी नाम की एक हॉरर फिल्म बन चुकी है, जिसमें नए कलाकारों को अच्छे संगीत के साथ स्पेशल इफेक्ट और ग्राफिक्स का भरपूर प्रयोग किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो हम काफ़ी मेहनत से बनाते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।